Hello friends, welcome to my channel Adams Economics, Easy Economics for the Beginners. So this is Takshi Gupta and today we are going to discuss part 6 of collection of data. Collection of data के ऊपर इससे पहले मेरे 5 जो वीडियोस हैं, 5 लेक्चर्स जो है, 5 पार्ट्स जो है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि क्या डिफरेंस होता है सेंसस एंड सैम्पलिंग के अंदर. इसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग कि सैम्पलिंग करने के कितने मेथड्स और कितनी टेक्निक्स हैं हमारे पास. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंस के साथ. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम करेंगे सेंसस और सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि सेंसस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है. इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पे है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, ये सब चीज़ों को हमने क्या किया है फ्रेंड्स, डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है. ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंसेस को. जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो मेरे पास पार्ट है दैट इज द मीनिंग, वो है मीनिंग. तो मीनिंग को देख लेते हैं क्योंकि मीनिंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इसके साथ. ठीक है, तो कहते हैं इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन. ये क्या होता है, जब हम सेंसस की बात करते हैं तो ये एक सिस्टमैटिक मेथड तो है ही डाटा कलेक्शन का, लेकिन वो सिस्टमैटिक मेथड जो है वो क्या करता है फ्रेंड्स, वो इंक्लूड करता है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को. ठीक है फ्रेंड्स, किसको इंक्लूड करता है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्या करता है, वो इंक्लूड करता है. जब हम सेंसस की बात करते हैं कि हर एलिमेंट जो है हमारी पॉपुलेशन का वो इसमें कवर हो जाता है. वहीं जब हम दूसरी साइड जाते हैं, सैम्पलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो सबसे मेन डिफरेंस है इसका वो ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम पूरी पॉपुलेशन की बात नहीं करते हैं बल्कि एक प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं सैंपल. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटायर ग्रुप में से हम क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को जो है क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम जो है कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे आ जाते हैं इन्यूमरेशन के ऊपर. तो इन्यूमरेशन की बात जब करते हैं कि किस तरह से ये कैलकुलेशन करता है, ये इन्यूमरेशन करता है, कलेक्शन कैसी होती है इसमें. ठीक है, इन्यूमरेशन का मतलब है कि कलेक्शन कैसी होती है. तो यहाँ पे अगर सेंसस की बात की जाए तो आपके सामने सबसे बड़ा ये एक लेटर है जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सॉरी जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. दिस इज कंप्लीट इन्यूमरेशन इज टू बी डन. इसमें क्या होती है, कंप्लीट इन्यूमरेशन इज टू बी डन. हमें कंप्लीट इन्यूमरेशन करनी पड़ती है, मींस हमें अपनी पॉपुलेशन के हर पर्सन को जाके क्या करना पड़ता है, उसके साथ डील करना पड़ता है, उसको हमें डिस्कस करना पड़ता है. ठीक है, उसका हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है. लेकिन वहीं जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें पास क्या होता है, पार्शियल इन्यूमरेशन. यहाँ पे हम हर मेंबर को, हर इंडिविजुअल को, ईच एंड एवरी पर्सन को डाटा कलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी इन्यूमरेशन है वो कैसी हो जाती है, ड्यू टू विच हमारी जो इन्यूमरेशन है फ्रेंड्स वो हो जाती है पार्शियल. इस केस में पार्शियल हो जाती है और इस केस में हमारे पास कंप्लीट इन्यूमरेशन होती है. ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं हमारे पास स्टडी की. ठीक है, तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि स्टडी किसकी करता है, अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तब क्या होता है और सेंसस की बात करें तो क्या होता है, तो स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट जो हम डे 1 से ही, जब से हमने सैम्पलिंग एंड सेंसस को स्टार्ट किया है, हम तभी से यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जब सेंसस की बात होती है तो वहाँ ईच एंड एवरी आता है, लेकिन जब हमारे पास सैम्पलिंग की बात होती है तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास हैंडफुल ऑफ यूनिट्स ही आती हैं. हैंडफुल ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब है, हैंडफुल ऑफ यूनिट्स का मतलब है फ्रेंड्स कि सिर्फ थोड़े से लोगों को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं और उनका डाटा हम कलेक्ट करते हैं. लेकिन जब सेंसस की बात आती है तो इसमें हम हर एक इंडिविजुअल को कवर करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे फर्दर बात कर लेते हैं हम टाइम की. तो टाइम तो ऑब्वियसली जब ईच एंड एवरी यूनिट को अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कवर करना है तो वो प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, वो टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली होगा. लेकिन वही अगर सैम्पलिंग की बात की जाए तो सैम्पलिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, अगर हमें 1000 लोगों का जो है डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, 1000 अगर हमारी पॉपुलेशन है तो उसमें से हम सिंपली क्या करेंगे, 100 लोगों का डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे. तो उसमें कम टाइम लगेगा 100 लोगों को कवर करने में. लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पे सेंसस की, तो सेंसस में क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सेंसस में तो हमें
पूरे की पूरी पॉपुलेशन, ईच एंड एवरी यूनिट को कवर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो लेंथी हो जाएगा, वो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं अब नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं, दैट इज कॉस्ट। अब कॉस्ट तो डेफिनेटली जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो कैसी होगी, वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है। तो टाइम लगने का मतलब है कि हमारे बाकी के रिसोर्सेज भी ज़्यादा लग रहे हैं, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो मेरे लास्ट लेक्चर्स को देख सकता है। ठीक है, और यहीं पे जब हम सैम्पलिंग की बात करेंगे तो इसमें आता है फ्रेंड्स कि ये इकोनॉमिकल मेथड है। इकोनॉमिकल मीन्स इसमें हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम से कम इस्तेमाल होते हैं, कम से कम यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा चीज़ों की जो है इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है। लेकिन जब हम सेंसस की बात करते हैं तो उसमें हमें हर एक चीज़ की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें चाहिए होती है। ठीक है, वहीं रिजल्ट्स की बात कर लें तो इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली फ्रेंड्स कैसे होंगे, रिलायबल एज वेल एज एक्यूरेट होंगे। अब रिलायबल एज वेल एज एक्यूरेट क्यों होंगे फ्रेंड्स, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि हम हर एक इंडिविजुअल के पास जाके खुद उससे डाटा जो है वो क्या करें, वो हम कलेक्ट करें, तो डेफिनेटली वो रिलायबल एंड एक्यूरेट हो जाएंगे। लेकिन वहीं जब हम सैम्पलिंग की बात करेंगे तो इट बिकम्स लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट। तो ये लेस याद रखना है यहाँ पे। अब ये लेस क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने 1000 लोगों में से सिर्फ 100 की पॉपुलेशन का ही डाटा कलेक्ट किया है, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन ली है, एंड उसी को फिर हमने उस 100 पॉपुलेशन के ऊपर एक्सपोज कर दिया है, उसी को हमने उस 100 पॉपुलेशन के साथ इंटीमेट कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, और वो हमने पूरी 1000 पॉपुलेशन का डाटा बना के बता दिया है, लेकिन दैट इज एक्चुअली लेस रिलायबल एंड लेस एक्यूरेट, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इस तरह की जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है, जो सर्वे टेक्निक होती है, वो थोड़ी कम रिलायबल और एक्यूरेट होती है। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू एरर। किसकी वजह से, एरर ऑफ मार्जिन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है, व्हाट इज एरर ऑफ मार्जिन, कि एरर ऑफ मार्जिन जो है वो क्या होता है। और अगर सेंसस की बात करें तो सेंसस में एरर ऑफ मार्जिन जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट, बट वहीं अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें भी हम ये नहीं कहेंगे कि इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, समटाइम्स इट इज नॉट, बट ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे साइज ऑफ द पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन के साइज पे डिपेंड करता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है और हम उसमें से सैंपल कितनी पॉपुलेशन का उठा रहे हैं। अगर तो 1000 हमारी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से हम 800 का सैंपल उठा रहे हैं, तो एरर ऑफ मार्जिन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब दैट इज मिनिमाइज और यू कैन से नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे एरर ऑफ मार्जिन की बात हो रही है, तो अगर पॉपुलेशन में से 1000 में से मैं 500 का करती हूँ तो वहाँ पे एरर ऑफ मार्जिन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं 100 को सिर्फ इवैल्यूएट कर रही हूँ तो वहाँ पे एरर ऑफ मार्जिन के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहीं अब नेचर की बात कर लेते हैं। तो नेचर से तो हम जानते हैं कि जो सेंसस मेथड है ये क्या करता है, हिट्रोजीनियस जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, आइटम्स होती हैं हिट्रोजीनियस, उनकी स्टडी करता है। और वहीं जो सैम्पलिंग है वो होमोजीनियस मीन्स एक जैसी चीज़ें जो होती है उनकी स्टडी करता है। तो आई होप मैंने ये क्लियर किया होगा। सो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के ऊपर। तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की अगर बात करते हैं तो बेसिकली मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग एंड सेकेंड आता है हमारे पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ये दो टाइप्स हैं जिन तरह से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। यू कैन कॉल इट एज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग और यू कैन कॉल इट एज टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग। सो दिस इज रैंडम सैम्पलिंग एज वेल एज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग के फर्दर आगे दो पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है लॉटरी मेथड एंड सेकेंड हमारे पास आता है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। एंड सिमिलरली नॉन रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास पर्पसिव सैम्पलिंग, then comes systematic stratified sampling and then comes systematic sampling। ये तीन जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा important है from your examination point of view भी and from your basic knowledge point of view भी, क्योंकि mostly जब भी कभी studies होती हैं तो उसमें इन्हीं तरह के इन्हीं से questions basically पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट जो आपके पास आता है दैट इज कोटा सैम्पलिंग, उसको हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं एंड द अदर वन इज अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग के 5 पॉइंट हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें अच्छे से डिस्कस करना है दैट इज द पर्पसिव, स्ट्रेटिफाइड
एंड देन कम्स योर सिस्टमैटिक। तो ये 3 टाइप को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये 3 टाइप्स जो है इनकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट बनेगा कलेक्शन ऑफ डाटा की, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके लिए हमें टाइम चाहिए, हमें अच्छे से इसको डिस्कस करना है। और अगर हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पे आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आज फ्रेंड्स लॉटरी मेथड को डिस्कस करेंगे। हम टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स को आज डिस्कस करेंगे। विद दैट हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग में से कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग को भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की। और रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स तो हमने देख लिए, लेकिन पहले रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है, पहले इसको एक बारी चेक कर लेते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें हमारे जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से कोई भी आइटम सिलेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 11th क्लास की और मुझे इनके क्या करने हैं, मार्क्स की एवरेज निकालनी है। एंड मैं सपोज कर लेती हूँ कि 11th क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इन 40 स्टूडेंट्स में से मैं किसी भी बच्चे को अपनी मर्जी से चूज कर सकती हूँ एज एन इन्यूमरेटर। अगर मैं इन्यूमरेटर हूँ तो मैं इन सभी बच्चों में से, इन 40 स्टूडेंट्स में से किसी को भी अपनी मर्जी से क्या कर सकती हूँ फ्रेंड्स, चूज कर सकती हूँ और उसके मार्क्स पूछ के मैं उसको नोट डाउन कर सकती हूँ। तो मतलब मैं किसी भी इंडिविजुअल को चूज कर सकती हूँ। जब इन्यूमरेटर के पास ये चॉइस होती है कि वो किसी को भी रैंडमली वो किसी को भी उठा ले, तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। और यहाँ पे जो आपकी हर एक जो यूनिट है आपकी पॉपुलेशन की, उसके पास बराबर का, इक्वल का चांस, इक्वल की प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्ट होने की, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके हमने 2 टाइप्स पढ़े। नंबर 1 इज द लॉटरी मेथड। तो लॉटरी मेथड एट सच कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये हम अपने घरों में भी करते हैं। जब कभी क्या होता है कि हम किसी चीज के ऊपर डिसीजन नहीं कर पाते, तो हम क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो यार, नहीं हो रहा डिसीजन, या तो कॉइन को हम टॉस करते हैं, ठीक है, या तो हम क्या करते हैं, चिट्स बना लेते हैं। और चिट्स बनाने के बाद, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही करेंगे, पेपर की कुछ स्लिप्स बना लेंगे, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन के लिए। पूरी पॉपुलेशन का मतलब है कि जिस चीज के ऊपर हम लोग घर पे फाइट कर रहे हैं उसके ऊपर हमने चिट्स बना ली, और उस चिट्स को क्या किया, एक बॉक्स में डाल के शफल कर लिया, ठीक है। और शफल करने के बाद हमने बिल्कुल इम्पार्शियलिटी से, इम्पार्शली हमने उसको क्या किया, कोई एक चिट ड्रॉ की। अब जिसके नाम की चिट निकलेगी वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी नोन एज द विनर ऑफ दैट लॉटरी। तो वो लॉटरी उसने जीत ली, मतलब वो विनर हो गया। तो उसी तरह से होती है रैंडम सैम्पलिंग भी हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरी की बात कर ले तो ये है हमारे पास टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। अब टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इन्यूमरेटर को सेट ऑफ टेबल्स बनाने पड़ते हैं, एंड वो जो सेट ऑफ टेबल्स बनाएगा उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्या करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा पॉपुलेशन में से, ठीक है। अब टेबल भी बन गए एंड उसके बाद क्या हुआ, सैंपल भी कलेक्ट हो गया, ठीक है, एज कंपेयर टू, एज इन रेफरेंस टू द टेबल, उस टेबल की रेफरेंस में, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जब वो भी सैंपल भी सिलेक्ट हो गया, टेबल भी बन गया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आएगा, देन हमें क्या करना है, उस सैंपल को सिंपली हमें इवैल्यूएट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो हमारे पास सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड टेबल है, दैट इज टिपेट्स टेबल। वो कौन सा टेबल है फ्रेंड्स, वो है हमारा टिपेट्स टेबल, ठीक है। तो हम टिपेट्स टेबल को जो है सबसे ज्यादा यूज करते हैं आज की डेट में, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है ये रैंडम नंबर्स भी एंड लॉटरी मेथड भी, ये दोनों किसके टाइप्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि आएगी नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ इसी वीडियो में, जबकि हमने पढ़ा है, बट येट फिर भी एक बार रिवाइज करना जरूरी है कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग में, क्योंकि इसमें हमारे पास 5 तरह की सैम्पलिंग्स है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको ये लेक्चर देखते देखते ये याद हो जाने चाहिए इनके नाम। तो सबसे पहले है पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। पर्पसिव मीन्स जिसमें कोई ना कोई पर्पस इन्वॉल्व होगा, या हम डेलिब्रेटली अपनी मर्जी से वॉलंटरीली हम उसको कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। दूसरी आती है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, हम पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रैटाज में डिवाइड कर लेते हैं, और या हम इसको दूसरा नाम जो है वो हम मिक्स्ड सैम्पलिंग भी कह सकते हैं इसको। अब मिक्स्ड सैम्पलिंग क्यों कह सकते हैं इसको फ्रेंड्स, मिक्स सैम्पलिंग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटाज को साथ डील करते हैं, ठीक है ना। और अब दूसरा जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके जो है चलती है, कि किस तरह से क्राइटेरिया को लेके ये चलती है। देन हम बात करें कोटा सैम्पलिंग की, कि कोटा सैम्पलिंग क्या होती है एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है।
तो आज जो हमने डिस्कस करना है फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक तो कोटा सैम्पलिंग को, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, एंड दूसरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग को, ठीक है। तो ये दो चीजों को हम क्या करेंगे आज यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोटा सैम्पलिंग, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोटा सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है कि जहां पे हमने अ फिक्स्ड अमाउंट जो है, अ फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो फिक्स करके रखी है फॉर सिलेक्टिंग एनीथिंग, फॉर चूजिंग एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। उसी को हम क्या कहते हैं, कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला काम होता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी, जैसे कि अब हम 11th क्लास की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा 11th क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। उन 40 स्टूडेंट्स को अगर मैं डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दूं अगर, तो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो यही है कोटा का सबसे पहला स्टेप। तो सपोज जो मेरे पास 40 स्टूडेंट्स थे उसको मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, पुअर क्लास, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास, ठीक है। तो जो रिच क्लास है उसमें ले लिए मैंने 20 स्टूडेंट्स। सपोज कि मुझे डाटा से उनकी इनकम से पता चलता है, ठीक है, कि जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो रिच है, जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो मिडिल इनकम ग्रुप के आते हैं, वो मिडिल क्लास हैं, और जो लास्ट के 10 आते हैं वो पोर हैं, ठीक है। 20 10 10 की रेशो मैंने बना ली। अभी जो 20 10 एंड 10 की रेशो बनी है फ्रेंड्स, ये कैसे सिलेक्ट किया मैंने, ये फिक्स्ड कोटा मैंने सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मैंने जो है ये क्लासेस जो है, ये ग्रुप्स जो है मैंने डिवाइड कर दिए। अब ग्रुप्स डिवाइड करने के बाद मेरा नेक्स्ट जो काम रहता है वो ये रहता है कि मुझे क्या करना है, एक फिक्स्ड कोटा करना है, ठीक है। मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। तो अगर मैं फिक्स्ड अमाउंट की बात करूं तो इट मींस अगर मैं कहूं कि मुझे 10% चाहिए हर एक क्लास में से, 10% हर एक क्लास में से चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे 10% चाहिए हर एक क्लास में से। अब 10% हर एक क्लास में से, क्योंकि मेरे पास जो क्लासेस हैं वो कितनी है फ्रेंड्स, वो मेरे पास हैं यहाँ पे 3 क्लासेस है मेरे पास, ठीक है। एक मेरे पास ये जो नंबर 1 है, दिस इज रिच, ये रिच है, ठीक है। ये जो नंबर 2 है, ये मेरे पास कौन सी है, ये मेरे पास मिडिल क्लास है, और जो नंबर 3 है फ्रेंड्स वो कौन सी है, वो पुअर क्लास है, ठीक है। ये 3 क्लासेस मेरे पास हैं। अब इन तीनों क्लासेस को मैंने डिवाइड कर दिया। इसमें मेरे पास कितने आते हैं, यहाँ पे मेरे पास हैं फ्रेंड्स 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे बाकी की क्लासेस में मेरे पास हैं 10 स्टूडेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। दोनों ही क्लासेस में मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। तो अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इस 20 का भी मुझे 10% चाहिए, इस 10 का भी मुझे 10% चाहिए, इसका भी मुझे 10% चाहिए, इसका भी मुझे 10% चाहिए, और इसका भी मुझे 10% चाहिए। अब 20 का 10% निकालूंगी तो वो मेरे पास आ जाता है 2, 10 का 10% निकालूंगी दैट इज 1, और वहीं अगर मैं इस 10 का 10% निकालूंगी तो अगेन 1। तो मेरे पास सैंपल आया जो ऑन द बेसिस ऑफ कोटा, कोटा कितना था मेरे पास, 10% कोटा लिया मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कि मैंने जो कोटा लिया है, जो कोटा मैंने लिया है वो कितना लिया है, दैट इज 10%। वो कितना है फ्रेंड्स, वो 10% मैंने कोटा लिया है। तो 10% कोटा के बेसिस पे मेरे पास जो वैल्यूज बनी है वो क्या बनी है, वो मेरे पास बनी है 2 1 एंड 1। तो ये मेरे पास 3 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे यही होता है कोटा सैम्पलिंग, इसी को कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। लेकिन फ्रेंड्स इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो है पर्सनल बायस्डनेस का चांस बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जब मेरे को 20 बच्चों में से कोई 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो वो कोई 2 बच्चे मैं बायस्ड होके भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, बिकॉज उन 2 को सिलेक्ट करने का फर्दर मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। आई डोंट हैव एनी क्राइटेरिया जिससे मुझे उन 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है। 20 बच्चों में से मैं कोई भी 2 जो है मैं चूज कर सकती हूँ। तो जब मैं कोई भी 2 चूज करूंगी तो वहां पे मैं बायस्ड हो सकती हूँ, ठीक है। या उन 10 बच्चों में से मुझे जो एक बच्चा चूज करना है वहां पे मैं बायस्ड हो सकती हूँ। और जब भी कभी इन्यूमरेटर बायस्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, उससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, दे बिकम लेस रिलायबल। वो कैसे बन जाएंगे फ्रेंड्स, वो जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो लेस रिलायबल हो जाएंगे। अब लेस रिलायबल हो जाएंगे क्यों, क्योंकि हमारा जो भी इन्यूमरेटर था उसमें क्या था, उसमें पर्सनल बायस्डनेस थी। अगर तो पर्सनल बायस्डनेस नहीं होती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पर्सनल बायस्डनेस होती है तो हमारा जो रिजल्ट है दैट इज नॉट, और यू कैन से लेस रिलायबल, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप मैंने ये फर्स्ट आपको जो टाइप है हमारा नॉन रैंडम सैंपल ये क्लियर किया होगा। तो अब दूसरे टाइप पे चलते हैं, दैट इज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग एज सच कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि ये
ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द एन्यूमरेटर चलती है, कि जो एन्यूमरेटर को सही लगेगा, जहां उसको लगेगा कि हाँ इस तरह से मुझे डाटा कलेक्ट करना चाहिए, वो उसी तरह से डाटा को कलेक्ट करेगा। जहां उसको लगेगा कि उसको आसानी से डाटा मिल जाएगा, वो उसी तरह से डाटा कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी एग्जाम्पल जो है ज्यादा क्लियर करेगी आपको इसके मीनिंग को, जैसे कि अब इंटरव्यूज होते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी करंट अफेयर आई है। करंट अफेयर का क्या मतलब है यहाँ पे, करंट अफेयर से मेरा मतलब ये होता है कि कोई भी न्यू अपडेट आया है, कोई भी इकोनॉमी में नई चीज हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, वो इंटरव्यू कंडक्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल बजट आता है इकोनॉमी में, तो वो क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या बिजनेस के जो लोग होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके पास जाएंगे एंड उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। सो दिस इज वेरी रैंडम एंड दिस इज कन्वीनियंट टू द इन्यूमरेटर, और ये इन्यूमरेटर के लिए क्या होता है, कन्वीनियंट होता है। अब कन्वीनियंट कैसे होता है उसके लिए, बिकॉज कि उसके लिए उसको कहीं ज्यादा टाइम अलोकेट नहीं करना पड़ता, कहीं अपने जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपने सैंपल को ढूंढना नहीं पड़ता। वो रेंडमली क्या करता है, वो रेंडमली कहीं पे भी चला जाएगा, ठीक है, किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, तो वहां से उनको क्या होगा, उनका जो सैंपल साइज है वो उनको वहां से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं दूसरी तरह का एग्जांपल की बात करें, पीपल ऑन द स्ट्रीट, समटाइम्स आप देखोगे कि रास्ते में चल रहे हो एंड गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा गर्मी पे जो लोग रास्ते में चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, वहां पे रिपोर्टर्स आ जाते हैं एंड वो वहीं पे उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि आज गर्मी कैसी है, कितनी गर्मी है, इतने टेम्परेचर में आप बाहर क्यों निकले। तो इस तरह के जो इंटरव्यूज होते हैं ये भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आते हैं, और ये यूजुअली कौन करते हैं फ्रेंड्स, न्यूज रिपोर्टर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, जो इन चीजों में काम करते हैं, वो लोग इस तरह की डाटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और दूसरी हमारे पास आ जाएगी इन्फॉर्मेशन इन द मॉल्स। मॉल्स में भी आपने देखा होगा काफी सारे इंटरव्यूज जो कंडक्ट होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं या कहीं कुछ कोई कंपटीशन चल रहा है, तो वहां पे इंटरव्यू करने पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो किसकी बात करती हैं, जो बात करती है हमारी कन्वीनियंट सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं चैनल का नाम है एडम्स इकोनॉमिक्स, इजी इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।